हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है। आज अपन देखने जा रहे हैं ऐसे 315, ऐसे 315। सर ऐसे 315 इसका नाम है आइडेंटिफाई करेंगे और एसेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर आपको एक बात बता दूं, ये स्टैंडर्ड चालू करने से पहले कि अपना ये जो चैप्टर का, इस चैप्टर 4 का जो बेसिक अपने पहले वाले 4 पेजेस है वो कंप्लीट कर लेना, तभी ये चैप्टर अच्छे से, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो रिवीजन वीडियो देखना, फिर ही 315 करना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता रिस्क असेसमेंट के बारे में, इनहेरेंट रिस्क के बारे में, कंट्रोल रिस्क के बारे में, असेशंस के बारे में, तो प्लीज आप वो वीडियो पहले देखना। ठीक है साहब, तो ऐसे 315 पर आ जाओ। आइडेंटिफाई करेंगे, एसेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और एसेस करेंगे। ऑडिट करने आए हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है यही देखेंगे। तो पहले उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, और मिल गया तो एसेस करेंगे। तो सर आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे? पहले आप अंडरस्टैंडिंग लो भैया एंटिटी की और उसके इन्वायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। यहां पर लिख लेना, इंक्लूडिंग एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। तो सर ऐसे 315 कहता है हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। ठीक है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। और उसके बाद में सर आपने 315 में पता है क्या किया? आइडेंटिफाई किया है और एसेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। उसके बाद तो आपको मिल गया ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो उसको आपको रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। ऐसे 330 का नाम देखे क्या? बताओ भाई बताओ। ऑडिटर रेस्पॉन्ड करेगा, रेस्पॉन्स, ऑडिटर का रेस्पॉन्स टू दी एसेस्ड रिस्क। तो ऐसे 330, तो ऐसे 315 में आइडेंटिफाई करके एसेस कर लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 330 में अपन रेस्पॉन्स करेंगे एसेस्ड रिस्क को, यही लिखा है। हम कौन? हम ऑडिटर सर। इधर आ जाओ। तो सर अपना एसेशन के बारे में बताओ। एसेशन, असर्शन, असर्शन, जैसे ये एसेशन वर्ड देखो, आंखें बंद करो और पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इमेजिन करो। बैलेंस शीट आया, बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, मतलब एसेट, लायबिलिटी सारा आया। उसके बाद में पीएनएल देखो सर, पीएनएल में भी बहुत सारे आइटम्स आपको दिख रहे हैं सर, परचेज, सेल्स, ट्रांजेक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह बहुत सारी चीजें। उसके बाद में सर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको, नोट्स भी दिख रहे होंगे, नीचे डिस्क्लोजर्स भी दिख रहे होंगे। ये पूरा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इमेजिन किया। तो उसमें ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें आपने बनाई है क्या? नहीं सर, मैनेजमेंट ही बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट उसमें अगर कह रहा है सेल्स इतनी है, परचेज इतनी है, एसेट्स ये है, लायबिलिटी है, तो ये सारी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है ये सारी चीजें ये है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर है। ठीक है, जो ऑडिटर कंसिडर करेगा और देखेगा क्या इसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है क्या। मतलब इधर आओ, इधर आओ, इधर उधर ऊपर आओ। आपको मैंने इस रिवीजन लेक्चर में बताया था टाइप ऑफ असेशंस में कि सर असेशन होती है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए। सर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए मतलब पीएनएल के आइटम्स के लिए, समझो ना। अगर परचेज है, सेल्स है, तो वो सर परचेज अकर हुई है, सेल्स अकर हुई है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो एक्यूरेटली हुई है, सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सारी चीज देखेंगे अपन, ये सारे असेशंस अपन देखेंगे कि भैया ये सही से हुआ है, किसके लिए? ट्रांजेक्शन्स के लिए और इवेंट्स के लिए। वैसे ही अकाउंट बैलेंसेस, मतलब बैलेंस शीट आइटम्स के लिए भैया, बैलेंस शीट आइटम के लिए कोई एसेट है तो उसका एग्जिस्टेंस भैया ऐसा है ना, ये लाइबिलिटी है ना, इक्विटी इंटरेस्ट है तो है ना, मतलब एग्जिस्ट करती है। अगर एसेट है तो राइट है, लाइबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन है, ये सही से कंप्लीटली रिकॉर्डेड है ना, कंप्लीटनेस। तो ये सारी उस एसेट्स अकाउंट बैलेंसेस के लिए असेशन हो गई। ठीक है, और मैंने आपको कहा था सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, मतलब नीचे जो डिस्क्लोजर्स वगैरह होंगे तो वो भी सर उसमें भी आपको असेशन से देखनी पड़ेगी भैया कि ये एक्यूरेसी जो आपने आपने फेयर डिस्क्लोजर्स किए हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट पे डिस्क्लोजर्स किए हैं, तो मतलब उसकी एक्यूरेसी और वैल्यूएशन आप देखोगे। और ये सब देख के तो आप चीजें कंसिडर करोगे क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो समझ गए ना, अब सेशंस के मतलब में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने सारे आइटम्स आ रहे हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजें अपन देखेंगे। अगर कोई नोट्स है, डिस्क्लोजर है, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड चीजें हैं, अकाउंट बैलेंस के रिलेटेड ये सेशंस देखेंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के लिए ये चीजें देखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आगे आ जाओ। ये सब क्यों क्यों देखते हैं सर? कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना, ऑडिटर है ना हम लोग, है ना, पता है ना आप लोग को। ठीक है, आ जाओ। तो सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बता दो, क्या होता है सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बता दो। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा बात लिखा है कि ऑडिटर क्या करेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करेगा। क्या करेगा सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कराएगा, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असेशन लेवल पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए कंप्लीट पर और असेशन लेवल पर। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करेगा? कुछ नहीं, इंक्वायरी करेगा, पूछेगा, नॉलेज लेगा इन नॉलेजेबल पर्सन से, सीख करेगा इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन से। ठीक है, अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल से जो एंटिटी के अंदर है या अदर्स जो लोग हैं एंटिटी के उसके अंदर, उनसे आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे, पूछताछ करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करोगे, ऐसे 520।
कंपैरिजन करोगे, ट्रेंड्स वगैरह देखोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे सर, आप प्रोसेस को देखोगे, सिस्टम्स को देखोगे, इंस्पेक्शन मतलब कागज पत्र देखोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे, ये सारी चीजें अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में इंक्लूड होती है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इंक्लूड इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वेरी सिंपल। आप आइडेंटिफाई और एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 315। उससे पहले एक सबसे जरूरी चीज है कि एंटिटी की समझ होनी चाहिए, उसके एनवायरमेंट की समझ होनी चाहिए, उसके इंटरनल कंट्रोल की समझ होनी चाहिए आपको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, उसके एनवायरमेंट, उसका इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होनी चाहिए आपको, मतलब नॉलेज होना चाहिए। ये तो वो नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा इन सबकी अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में इस पे क्वेश्चन नहीं है, इंटर में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है। तो आप सीए फाइनल, ये रिवीजन अपना सीए फाइनल का ही है, टेंशन मतलब, इंटर के वालों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं है, बट ये क्वेश्चन कभी कोई भूले भाले पूछ ले तो अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप नोट लिख के रखो, पूछ भी सकता है। और बहुत सिंपल है भैया, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, तो सर आपको इंडस्ट्री की पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, कौन सी रिलेवेंट इंडस्ट्री है, टेलीकॉम में है, बैंकिंग सेक्टर में वो इंडस्ट्री है, मतलब बैंक की अगर बैंक है तो उसके ऊपर मतलब आप कौन से इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है, या तो टेलीकॉम में या अगर टेक्सटाइल में, ठीक है, तो कौन सा इंडस्ट्री में वो है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग। रेगुलेटरी मतलब उसके अगर बैंक है तो आरबीआई उसके ऊपर है, ठीक है, कोई लिस्टेड कंपनी है तो सेबी नॉर्मल होगी तो सेबी नहीं होगी, तो ये सारी उसके ऊपर रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या है वो भी देखेंगे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उस पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो देखना ही पड़ेगा ना, कौन सा इंडेक्स है, कौन सा एस है, जिसके हिसाब से इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। अपन लेंगे क्या करना है, अपन ऐसे 315 में आइडेंटिफाई करेंगे एसेस ऑफ रिस्क, एसेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको समझ लेनी पड़ेगी एंटिटी के और उसके एनवायरमेंट के, उसके इंटरनल कंट्रोल के लिए, तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेचर ऑफ एंटिटी में देखो, एंटिटी का नेचर मतलब उसका ऑपरेशन, क्या धंधा करता है, कौन से प्रोडक्ट बनाता है, ऑपरेशंस कौन इसको गवर्न करता है, कैसा इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर है, तो इसका ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सर उसका ऑपरेशन, उसका ओ एंड जी मतलब ओवर ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सर उसका इन्वेस्टमेंट किस टाइप का है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद में ये एंटिटी कैसे स्ट्रक्चर की गई है और कैसे फाइनेंस की गई है, इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी फैक्टर्स, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इनकी समझ होनी चाहिए। नेचर ऑफ एंटिटी में उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी कैसे स्ट्रक्चर की गई है, कैसे फाइनेंस की गई है, इन सबकी आपको समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर को, ठीक है। उसके बाद में ये एंटिटी, ये एंटिटी, ये एंटिटी, मतलब एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, सिलेक्शन और अप्लाई कैसे कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज को, चेंजेस वगैरह है तो उसके कारण क्या है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो एंटिटी के सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एपी लिख दूं। उसके बाद में ओएस मतलब आपको ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में, उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको समझ लेनी पड़ेगी, और उसके बाद अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है एंटिटी का, उसका मेजरमेंट एंड रिव्यू, तो इन सबकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी फैक्टर्स, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सर ये एंटिटी कैसे स्ट्रक्चर्ड और फाइनेंस की गई है, एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, और मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप चारों पॉइंट देखोगे ना तो एंटिटी का ही है, एंटिटी का नेचर, एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, और एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट एंड रिव्यू, इन सबका अपन को समझ होना चाहिए। वेरी सिंपल, आगे बढ़े। तो सर ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, सर अपन ये पूरा इसमें अंडरस्टैंडिंग ही ले रहे हैं, हाँ साहब ले, इसमें भी और अंडरस्टैंडिंग लो। ऑडिटर क्या लेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंटिटी के पास प्रोसेस तो है ना, एंटिटी हैज अ प्रोसेस फॉर, इन चारों के लिए, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट अपने को पता होना चाहिए कि भैया मैनेजमेंट के पास प्रोसेस है कि क्या, किस चीज के लिए, कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है बिजनेस रिस्क को। तो ऑडिटर सेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंटिटी हैज अ प्रोसेस, एंटिटी के पास प्रोसेस है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है ना बिजनेस रिस्क को, जो रेलिवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो ऐसे कोई बिजनेस रिस्क जो रेलिवेंट है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क एस्टिमेट कर पा रहे हो ना, एस्टिमेट कर रहे हो, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क। उसके बाद में उनके होने की चांसेस मतलब लाइक्लीहुड, उनके अकरेंस का एसेस करना है अपने को कि लाइक्लीहुड है कि नहीं है, और उसके बाद में अगर हो रहे हैं तो अपने को एक्शंस लेने पड़ेंगे टू एड्रेस दोस रिस्क। तो आपके पास ऐसा प्रोसेस है ना जिससे आप डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या एक्शन लेंगे टू एड्रेस दोज रिस्क, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई करो बिजनेस रिस्क, सिग्निफिकेंस देख लो, उनके होने का लाइक्लीहुड को एसेस कर लो, और अगर उसके बाद में होते हैं तो एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, तो डिसाइडिंग अबाउट द एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क, ठीक है। पढ़ के छोड़ देना, ज़्यादा लोड मत लेना।
इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, भैया रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की, ठीक है। इन सारे नीचे जो नीचे दिए गए एरिया है उन सब की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप ये समझो, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग फॉलोइंग एरियाज, तो इनके ऊपर क्या लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो सब ये पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट आपने कहीं और देख रखे होंगे, याद करो, ये ऐसे 402 के पॉइंट है। ऐसे 402 निकालना अपने नोट्स में, चैप्टर 2 के जो अपना लास्ट टेंडर है उसके अंदर अगर आप देखोगे ये सारे के सारे आपको पॉइंट सेम टू सेम लिखे हुए हैं, और मैंने उस वक्त भी याद कराया था और आज भी आपको याद कराऊंगा। अगर नहीं आते हैं तो मैं टेंशन नहीं है, मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 402 में क्या था पता है, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक यूजर एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज ले रहे हैं, तो व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो कब रिलेवेंट होगी टू द ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जब ऑडिट कर रहे हो यूजर एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कब रिलेवेंट होगी, वो जब इन चीजों को अफेक्ट करेगी, इन सेम पॉइंट्स को अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, तो इन एरियाज की भी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। सुनो सर, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस बताता हूँ। आप प्रोसीजर्स हो रहे हैं आपके, उन प्रोसीजर से आप क्या करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बनाओगे और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना लोगे। पहले कुछ प्रोसीजर्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कुछ प्रोसीजर्स को आप क्या करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस करके उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाओगे। तो प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उससे अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना लिया। तो सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होता क्या है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, और वो वाले इवेंट्स और कंडीशन अदर देन दीज ट्रांजेक्शंस, जो आपने क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस को हटाओ, उसके अलावा इवेंट्स और कंडीशंस हो रहे हैं, उसको एंटिटी कैसे कैप्चर करता है, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है। सर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसे कैप्चर करता है उन इवेंट्स और कंडीशन अदर देन दीज ट्रांजेक्शन जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में। और अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो जनरल एंट्रीज पर कंट्रोल होगा, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ, इधर आओ। अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी सर, प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स चाहिए आपके आईटी में हो, विद इन आईटी, या मैनुअल हो, जिससे आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, प्रोसेस करते हो, गलती होता है तो करेक्ट करते हो, ट्रांजेक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, करेक्ट करते हो, और उसके बाद में वो ट्रांजेक्शन जनरल लेजर्स में जाते हैं, जनरल लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं। तो सर ये कैसा प्रोसीजर्स है, चाहे वो आईटी में हो चाहे मैनुअल हो, जिससे आपकी ट्रांजेक्शन इनिशिएट, प्रोसेस, रिकॉर्ड और करेक्ट होकर अपने आप जनरल लेजर में चले जाते हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो पहले प्रोसेस से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो एंटिटी यूज करता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग ले क्या लेनी है, कि सर ये अपना प्रोसेस कंप्लीट होते अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की समझ ले लो। जैसे ही आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की समझ ली, तो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में एक तो होता है ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जो सिग्निफिकेंट है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। दूसरा सर, इनके अलावा मतलब हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट एंड कंडीशन अदर देन द ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद में कंट्रोल्स तो लगेंगे, कंट्रोल्स जनरल एंट्रीज के लिए भी लगेंगे, नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज। सर नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज किसके लिए, एक बात बताओ, परचेज सेल की जो एंट्री होती है जनरल एंट्री, नॉर्मल एंट्री कोई टेंशन है। अगर मैं कह रहा हूँ इंपेयरमेंट की एंट्री माननी है तो हर महीने मारते हो क्या, हर दिन वो एंट्री करते हो क्या, नहीं सर, वो आपकी नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज है। सर वो वाली क्या है, नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है, पर कंट्रोल तो उस पर भी होने चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है सर, उसके बाद में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके बाद में अपने को सर ये क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस कैसे जो एंटिटी का सिग्निफिकेंट है वो उन ट्रांजेक्शन की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सर इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे कैप्चर करता है उन इवेंट्स और कंडीशंस को अदर देन दी ट्रांजेक्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कितना सिंपल है, मजा आया सर। अब रिस्क तो देखा, इस रिस्क को देख के ऐसा लगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं है, तो ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, ये नीचे दिए गए पॉइंट्स में देखते हैं। इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं है, तो ऑडिटर को ये वाली चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है। इस रिस्क को देखा तो ऐसा लगा कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए नीचे दी गई चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्या ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्या ये रिस्क फ्रॉड के लिए, तो सिग्निफिकेंट रिस्क ही होगा ना, अगर चोरी चकारी मतलब फ्रॉड करने के लिए किया। एक बात बताओ तो, कोई ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टीज के लिए,
तो इसमें फ्रॉड की संभावना है, तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। वेदर द पॉइंट नंबर 4, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ मतलब यहाँ फ्रॉड की संभावना है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन को देखो आप, क्या वो ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ, अपने धंधे के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, सिग्निफिकेंट रिस्क की आपको ऐसा समझ आना चाहिए कि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो अगर आप देखो, मैं बोलूं सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा हो सकता है साहब, एक सेकंड है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा होता है, एक तो फ्रॉड वाला, अगर एक कोई ट्रांजेक्शन जो हम लोग ने रिलेटेड पार्टीज के साथ किया है, और एक आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये तीन तो अपने को समझ में आता है, ये तो बेसिक है। देखो अगर आपने पढ़ा होगा 240 फ्रॉड वाला हो तो अपने को टेंशन, रिलेटेड पार्टीज 550 वाला, ठीक है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन है तो ये सर क्या है अपने को यहाँ ये वाला रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। तो ऐसे जब रिस्क होंगे तो अब बताओ, आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन किए होंगे, सब्जेक्टिविटी, जहां पर सब्जेक्टिविटी होती है ना वहीं रिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर प्रैक्टिकल चीजें डायरेक्टली कैलकुलेट की गई है, सीधी सीधी बातें, इतने में परचेज किया, इतने में सेल्स किया, नहीं वहां गलती। लेकिन कहीं एस्टिमेशन करना है, कहीं फेयर वैल्यू निकालना है, तो कुछ ऐसा अगर कहीं पे सब्जेक्टिविटी है, जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी सब्जेक्टिव के किसी मॉडल पे किसी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव होगा। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब आप कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेजर कर रहे हो उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे रिस्क होने की संभावना है कि नहीं है, रिस्क फ्रॉड का है कि नहीं है। इसको पॉइंट को कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, ऐसे याद रखना, फ्रॉड का रिलेटेड पार्टीज के साथ, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के साथ हो गया, तो बार कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अगर कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो ये अपने छः में से 5 पॉइंट। एक पॉइंट अपने को अलग से याद रखना है कि ये जो रिस्क है, क्या वो कोई, अभी अपन ने बोला कि भैया ये जो रिस्क है क्या वो कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या कोई अदर डेवलपमेंट्स लाइक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गया तो उससे रिलेटेड है क्या। तो अगर कोई रिस्क जो रिलेटेड है, वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या फिर कोई भी अदर डेवलपमेंट, जैसे कि कोई रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, तो वहां पर फ्रॉड कर सकते हैं लोग, ठीक है। जब चेंजेस आते हैं लोगों को पता नहीं होता है, वहां पे लोगों को मतलब कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब कोई अकाउंटिंग डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कोई रेगुलेटरी चेंजेस आया, तो वहां लोग अपॉर्चुनिटी करके मतलब चांस है, वहां पे रिस्क का, फ्रॉड का चांस है। तो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, अगर ऐसा होता है तो कॉम्प्लेक्स और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, और उसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट, ये क्या ये रिस्क रिलेटेड है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या फिर अदर डेवलपमेंट्स लाइक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो क्या ये रिस्क फ्रॉड का है, क्या ये रिस्क इस चीज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, क्या भैया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को देखो, क्या ये रिस्क में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या ये रिस्क में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ हुआ है या फिर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। पॉइंट नंबर 6, क्या इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर रिस्क होने के चांसेस है, तो ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है सर। सर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया, ऐसे 315 का नाम बोला था मैंने और कुछ नहीं बोला था। आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सर सुनो मेरी बात, अब बताओ एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए भैया, क्या प्रोसेस है फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का क्या कंसिडर होगा जब कंसिडरिंग, कंसिडरेशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना, कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। भैया ये एक तरह से प्रोसेस है, अगर आपसे पूछ भी ले कि कंसिडरेशन बताओ जब ऑडिटर असेस कर रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आपको बताना प्रोसेस ही है। आइडेंटिफाई करो, ऐसा ऐसा हाथ बनाओ और आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करोगे क्या कर सर, अपन आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को थ्रू आउट, जो प्रोसेस अपन अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं एंटिटी का, इन्वायरमेंट का, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल का, तो उसमें अपन आइडेंटिफाई करते रहेंगे क्या रिस्क है, क्या रिस्क है, क्या आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो प्रोसेस ऑफ, मैं आप बता रहा हूँ असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मिल गया, क्या मिला सर आपको, आइडेंटिफाई रिस्क मिल गया। इसके अंदर क्या है, हाथ में मेरा आइडेंटिफाई रिस्क मिल गया। अब ये रिस्क कितना है, क्या है, ये एसेस करूंगा ना, अगर किसी चीज का वेट करते हो ऐसे चेक करते हो ना, वैसे ही आपको रिस्क मिल गया, आप एसेस करो ना इस रिस्क को। पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको एसेस करो, जो आइडेंटिफाई रिस्क है उसको एसेस करो और देखो क्या देखना है, क्या सर ये रिलेट करता है मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल से रिलेट कर रहा है, या फिर ये वाला ऐसा रिस्क है जो सर एक असेशन नहीं, एक से ज्यादा असेशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें एक्यूरेसी की भी दिक्कत है, कट ऑफ की भी दिक्कत है, अकरेंस की भी दिक्कत है, एग्जिस्टेंस की भी दिक्कत है, मतलब ये एक से ज्यादा को असेशन को अफेक्ट कर रहा है क्या। पहले आइडेंटिफाई किया रिस्क,
फिर उसके बाद में एसेस किया उस आइडेंटिफाइड रिस्क को, फिर ये जो एसेस्ड रिस्क है उसको मैं रिलेट करूंगा। रिलेट करूंगा, क्या करूंगा सर, मैं रिलेट करूंगा आइडेंटिफाइड रिस्क को। मैं रिलेट करूंगा आइडेंटिफाइड रिस्क को कि व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असेशन लेवल। फिर से सुनिए साहब, रिलेट आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असेशन लेवल। मैंने को आइडेंटिफाई रिस्क मिला, मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने एसेस कर लिया इस रिस्क का, देखा क्या इसका ताकत है, इवेल्युएट कर लिया क्या यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे अफेक्ट कर रहा है या फिर अफेक्ट कर रहा है किसी दूसरे सेशन को। तो मेरे हाथ में जो ये आइडेंटिफाइड रिस्क है ना, फिर मैं देखूंगा क्या ये किस किस सेशन से सर रिलेट कर रहा है। रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब अगर आप बताओ मैं आपको कोई अकाउंट बैलेंस या कोई ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, तो उस ट्रांजेक्शन लेवल, अगर उस ट्रांजेक्शन पे लेवल पर कोई एक्यूरेसी में दिक्कत आ गई, ये रिस्क एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है, ये रिस्क आपके वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता है। तो व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असेशन लेवल, मैं ये वो रिलेट करूंगा, मैं इस आइडेंटिफाई रिस्क को देखूंगा और ये देखूंगा क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असेशन लेवल। ठीक है साहब, इतना ही पढ़ना है। आइडेंटिफाई किया रिस्क को, सॉरी आइडेंटिफाई रिस्क को, एसेस किया मैंने रिस्क को, उसके बाद में ये आइडेंटिफाई रिस्क को रिलेट किया कहां पर कि क्या गलत हो सकता है असेशन लेवल पर, क्या गलत हो सकता है असेशन लेवल के बाद में। और उसके बाद में सर अगर ये आपका मतलब ये अगर आपका रिस्क है, इस रिस्क से आपका क्या हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर रिस्क है तो आपका क्या होगा सर, आपका मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। आपने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उस आइडेंटिफाई रिस्क को एसेस किया, फिर उसको रिलेट किया कि क्या गलत हो सकता है एसेशन लेवल पर। उसके बाद में ये कंसीडर कर लेना क्या ये रिस्क की वजह से दुनिया पलट सकती है, मतलब क्या मिस स्टेटमेंट हो सकता है। कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल मिस स्टेटमेंट हो सकती है क्या। ठीक है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा वगैरह वगैरह लिखा है, कोई टेंशन की बात है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कंसीडर करो लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी की मल्टीपल मिस स्टेटमेंट हो सकती है और पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऐसा मैग्नीट्यूड जो रिजल्ट कर सकता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट में। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रोसेस पूछे या कंसिडरेशन पूछे ऑफ ऑडिटर, जिससे वो एसेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, एसेस द आइडेंटिफाइड रिस्क और इसको इवेल्युएट कर लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अफेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा दूसरे सेशंस को। ठीक है, उसके बाद में रिलेट करना ये आइडेंटिफाइड रिस्क जो है क्या गलत हो सकता है सेशन लेवल के बाद में, और उसके बाद में ये रिस्क हमारी दुनिया पलट सकता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बर्बाद कर सकता है। मतलब कंसीडर करना है क्या मिस स्टेटमेंट के होने का लाइक्लीहुड है, क्या चांसेस है, ठीक है, क्या संभावना है। कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी कि यह मिस स्टेटमेंट मल्टीपल हो सकता है, इसका सर क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या इसका इंपैक्ट ऐसा तो है क्या ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से याद कराया, अगर आए तो प्लीज लिख के आना और मेरे को थैंक यू बोलना। ठीक है, आईटी के बेनिफिट सर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनल कंट्रोल अगर साथ साथ में काम कर रहे हैं तो सर एंटिटी को फायदा होएगा, तो कुछ बेनिफिट्स होंगे ना। तो ये आईटी बेनिफिट करेगा इंटरनल कंट्रोल, मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल के साथ आपका आईटी भी जुड़ गया तो आईटी बेनिफिट्स एंड इंटरनल कंट्रोल बाय इनेबलिंग एन एंटिटी टू, किस चीज के लिए सर, टाइमलीनेस आपका इनहेंस हो जाएगा, जल्दी जल्दी, मतलब आपका क्या है, आपको जो चीज़ सर जब जब चाहिए तब मिल जाएगी। मतलब अगर आपको पहले 7 दिन लगते थे वो अभी 24 घंटे में आपको मिल जाएगी, टाइमलीनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाथों हाथ मिलने लगेगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि अब की बार मैनुअल चीज़ें नहीं है, अब की बार चीज़ें आईटी के है। एक बात बताओ, अपन मैनुअल रिकॉर्ड्स में कोई चीज़ ढूंढे और यहाँ अगर आईटी है तो उस अगर वो अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ों की टाइमलीनेस बढ़ गई, अवेलेबल जल्दी हो जाएगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इनहेंस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी का परफॉर्मेंस नहीं, एक्टिविटी। सुनो सर, अगर आप क्या कर रहे हो, आपके आईटी को हटाओ, फिर आप मॉनिटर कर रहे हो एंटिटी के एक्टिविटीज को और उसके बाद में आईटी लगाओ। पहले अगर आपको सर देखना है कि सारे लेबर आपके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल है ना कि ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे खुद खड़े रह के चेक कर रहे हो, दिन भर खड़े रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे रिसोर्स वगैरह वेस्ट हो रहे हैं, 2-4 आदमी को लगा रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप सीसीटीवी लगा दिया, आईटी का आपने यूज़ किया, तो वहाँ पर आप मॉनिटर कर पा रहे हो एंटिटी के एक्टिविटीज़ को। आपको एडिशनल एनालिसिस करनी है इन्फॉर्मेशन की, तो रिक्वेस्ट थोड़ी करना है, बस अपने आईटी है, आईटी में और उसका एनालिसिस करो, वी लुकअप लगाओ, सब चेक करो, सॉर्ट करो, मतलब बहुत सारा चीज़ अपन उसमें आईटी है तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने तो ये वी लुकअप आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। रिड्यूस रिस्क दैट कंट्रोल विल बी सर्कमवेंटेड, सर एक बात बताओ, मैनुअल कंट्रोल होंगे, चोरी होने के चांसेस है, उनको लोग बाईपास करने के चांसेस है, लेकिन अगर आपके आईटी कंट्रोल्स होंगे तो सर हर चीज़ का लॉग बनता है यहाँ पर, वो कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करना मतलब बाईपास करना, उनको तोड़ना मुश्किल है।
तो जनरल पॉइंट्स है, ठीक है साहब। टाइमलीनेस बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। एबिलिटी टू मॉनिटर करना, जो आपके मॉनिटर करना है कि क्षमता है, जो परफॉर्मेंस एंटिटी की एक्टिविटीज़ की मॉनिटर करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कर सकते हो, रिस्क कम हो जाएगा। कौन सा रिस्क? ये कंट्रोल को बाईपास किया जा सकता है या सर्कमवेंट किया जा सकता है। सर नेक्स्ट वाला पॉइंट आप पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा हो तो सर हमें याद आना चाहिए। अगर आपने डिजिटल ऑडिट पढ़ा है, आपने बैंक ऑडिट पढ़ा है, तो वहां पर इस पॉइंट को आपने जरूर देखा है। आईटी स्पेसिफिक रिस्क टू एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल। आईटी लगाया, बहुत फायदा हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका एबिलिटी बढ़ जाएगा टू मॉनिटर द एक्टिविटीज, ठीक है। आप सर एबिलिटी टाइमलीनेस बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स तो देखे, बेनिफिट्स के साथ तो रिस्क भी होगा ना। तो क्या रिस्क होता है? आईटी स्पेसिफिक रिस्क टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। तो सर इसका मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि क्या रिस्क अराइज हो जाते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। ये अपन ने डिजिटल ऑडिट में भी पढ़ा था सर। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन करके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लूंगा डेटा का, और उसमें डेटा जो मास्टर फाइल का है उसमें चेंजेस कर दूंगा, जो आईटी के एप्लीकेशन है उसमें चेंजेस कर दूंगा, डेटा लॉस हो जाएगा और डेटा करप्ट हो जाएगा। सर इनअप्रोप्रिएटली मैनुअल इंटरवेंशन करके एक्सेस ले लूंगा उस डेटा का, फिर उसमें चेंजेस कर दूंगा। अगर मास्टर फाइल का डेटा है तो उस मास्टर फाइल के डेटा में चेंजेस कर दूंगा, और आईटी एप्लीकेशन है तो उसमें चेंजेस कर दूंगा, डेटा गायब, डेटा करप्ट कर दूंगा। ये रिस्क है फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, जो हम लोग पहले ही डिजिटल ऑडिट में पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पे फिर से एक बार टिक करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन करके क्या करूंगा सर? इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन करके मैं एक्सेस ले लूंगा, ठीक है, सिस्टम्स में, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लूंगा सिस्टम में, और उसके बाद में उसमें चेंजेस कर दूंगा सर मास्टर फाइल में, सिस्टम्स में, ठीक है। और उसके बाद में पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा हो जाएगा, इनेबिलिटी टू एक्सेस डेटा, ठीक है, और फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम या प्रोग्राम, ठीक है। ये अपन ने सारे पढ़ लिए, ये नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने 5 पॉइंट है वो मैंने आपको वो लिखे हैं, वही लिख के आना, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा अपन ने डिजिटल ऑडिट में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, और यही वाली मेमोरी टेक्निक से भी पढ़ा था वही वाली चीज, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन करके अनऑथराइज एक्सेस लूंगा डेटा को, उसमें चेंजेस कर दूंगा। अगर मास्टर फाइल का डेटा है, मास्टर फाइल का आईटी एप्लीकेशन है तो उसमें चेंज कर दूंगा, डेटा लॉस और करप्ट हो जाएगा। आप ये 5 पॉइंट लिख लेना, आपको नंबर मिल जाएंगे। सोर्स क्या है? ऑब्टेनिंग क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन लेना आपको, तो क्या क्या सोर्स है? क्लाइंट का एनुअल रिपोर्ट देख लो जो शेयर होल्डर्स के लिए बनी है, मिनट्स देख लो, आपको क्लाइंट के बारे में जानकारी। तो क्या क्या देखते हो यार? क्लाइंट से डिस्कस करते हो, पुराने ऑडिट वर्किंग पेपर्स देखते हो, उनके जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो बनी है, चाहे करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर है, उन सबको आप देखो और उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स है पर आपको याद रहना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट देख लो, क्लाइंट से डिस्कस कर लो, पुराने ऑडिट वर्किंग पेपर्स देख लो, मिनट्स देख लो, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देख लो, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे बोले तो आप भी इसको याद रखना, टेंशन नहीं है। एनुअल रिपोर्ट, मिनट्स, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट, प्रीवियस ऑडिट वर्किंग पेपर डिस्कस कर लो क्लाइंट से। आपका ये स्टैंडर्ड मेरी तरफ से अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसको पढ़ लो, और इसका ये ऊपर वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही देता हूँ, चलो ना, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क आपको याद रहना चाहिए, प्रोसेस या कंसीडरेशन पूछ ले, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, ठीक है। सोर्सेज भी याद रखना, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा डिजिटल ऑडिट अगर आपने पढ़ी है तो, और इसको भी याद रखना, ठीक है। बाकी इस स्टैंडर्ड में कुछ इतना खास है नहीं मेरे भाई, ठीक है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। इससे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है अब की बार, और आपके मेन यार यहीं से पूछेंगे अब की बार, मेरे को जो लग रहा है यहाँ से, और 315 से कहीं से पूछे, अपन ने सारा कर लिया ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद सर ऐसे 320, ठीक है सर। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 320। ऐसे 320 क्या है सर? आप एक बात बताओ सर, आप ऑडिट करने गए हो तो प्लान और परफॉर्म ही तो करोगे ऑडिट, आप प्लानिंग करोगे और परफॉर्म करोगे ऑडिट। आप ऑडिटर हो, आपको प्लान करना और परफॉर्म करना ऑडिट, भैया तो उसमें मेटेरियलिटी को देख लेना। ये ऐसे 320 कहता है, ऐसे 320, ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। सर अपना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट है। मटेरियलिटी क्या होता है पहले ये बताओ तो? कोई भी चीज मेरा इकोनॉमिक डिसीजन को अगर इन्फ्लुएंस कर सके वो चीज मेरे लिए मटेरियल। 1 लाख है मेरा इकोनॉमिक डिसीजन, मेरी नीयत, मेरा डिसीजन यहाँ पे बदल जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे मैं इग्नोर करता हूँ, मेरे को मतलब नहीं है, अरे 1 लाख से नीचे हटाओ, ये मेरे लिए मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख है या 1 लाख से ऊपर है तो मेरे लिए मटेरियलिटी है।
मतलब वो चीज़ मेरे लिए मटेरियलिटी। तो ऐसे 320 में हम लोग क्या करेंगे, मटेरियलिटी देखेंगे। मटेरियलिटी जब आप प्लान और परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इधर आओ, मैंने मटेरियलिटी लेवल सेट कर दिया 1 लाख, 1 लाख के ऊपर या 1 लाख जो अगर आया, 1 लाख भी मेरे लिए मटेरियल, उससे ऊपर भी आया तो मेरे लिए मटेरियल, ठीक है। पर 1 लाख से अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है, 70,000, 60,000, 59, 58, 55, मतलब ये सारी चीज़ें जो नीचे आ रही है, ये भी तो मेरे लिए मटेरियल हो सकती है साहब। अगर मैं इसका टोटल करके देखूंगा तो 1 लाख से ऊपर जा रहा है, 70 और 60 में भी अगर गलती अगर हो जाती है, भगवान ना करे गलती ना ही हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है 60 और 70 में, मैं कहता हूँ गलती है, एक बार मान लो गलती है, 60 और 70,000 टोटल करो, 1,30,000 हो रहा है, ये चीज़ मटेरियल है कि नहीं है? तो आपने ये चीज़ तो छोड़ दी, आपने ये चीज़ तो चेक ही नहीं की, आपने तो कहा 1 लाख मटेरियल है बाकी मटेरियल नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऐसी गलतियां ना हो तो इस मटेरियलिटी लेवल जो मटेरियलिटी सेट की है उससे नीचे एक मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा, जैसे कि बोलेगा 50,000, 50,000 वो क्या करेगा, एक मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा। ओरिजिनल मटेरियलिटी लेवल जो 1 लाख, अरे सॉरी 1 लाख जो है उससे कम में सेट करेगा, 50,000 सेट करेगा कि भैया ये जो टोटल है ना, टोटल जो अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड कोई मिस स्टेटमेंट है, अगर उसका टोटल मतलब उसका एग्रीगेट, सर वो अगर एग्रीगेट हमारे मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए मटेरियल तो नहीं है ना। तो ये अगर 60 और 70 टोटल कर रहा हूँ तो मैं 1,30,000 हो रहे हैं। तो ये मान लो ये 60 और 70 गलती है, मैंने मटेरियल लेवल 1 लाख सेट किया और मेरा 1 लाख को ये इन दोनों का एग्रीगेट कर रहा हूँ तो मेरा मटेरियल लेवल को क्रॉस कर रहा है। ये चीज़ ना हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मटेरियलिटी लेवल से कम मटेरियल लेवल जो सेट करूंगा, एक अमाउंट कम सेट करूंगा, जो जिसको मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो कि 50,000। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सर आओ ऊपर देखो, इन अंग्रेजों ने क्या लिखा है, सर अमाउंट या अमाउंट सेट बाय ऑडिटर, एक अमाउंट या अमाउंट जो सेट किया ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, आपने अमाउंट या अमाउंट सेट किया ऑडिटर ने जो मटेरियलिटी लेवल से कम था, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए भी आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बना सकते हो। किसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आप मटेरियलिटी नहीं सेट कर सकते, क्या कर सकते हो? किसी अकाउंट बैलेंस के लिए नहीं कर सकते, कर सकते हो किसी डिस्क्लोजर्स के लिए, मतलब आप मटेरियलिटी लेवल सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एज ए होल की बात की है, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन के लिए या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स के लिए हुई है, ठीक है। तो अगर अमाउंट या अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये आपने क्यों कम सेट किया है? सर टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए आपने ये मतलब मटेरियलिटी लेवल कम सेट किया है, जिसको अपन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोलते हैं। तो सर ये आपने ये जो आपने कम सेट किया है, तो ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई? इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई कि जो एग्रीगेट होता ना किसी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, जो आपका टोटल अगर 70 और 60 अगर वो है वो एक्सीड कर जाता, वो जो आपका एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड दी मटेरियलिटी, अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड कितना था सर? 70,000 और 60 था, ये एक्सीड कर देता है मटेरियलिटी लेवल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मैंने 1 लाख सेट की थी। अगर ये टोटल इसका क्या करेगा सर? एक्सीड कर देगा, तो मतलब वो मेरी चीज़ मटेरियल थी, मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर दूंगा। वो अमाउंट या अमाउंट जो सेट करेगा ऑडिटर लेस देन दी मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? कि जो ये एग्रीगेट होगा अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, वो एक्सीड ना करे मेरे मटेरियलिटी जो मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को सेट करके रखी है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंसेस के लिए, डिस्क्लोजर्स के लिए भी ऐसा करता हूं तो वो मेरे लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ही है, ठीक है। तो आप डिटरमाइन कर लो मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जब प्लान और परफॉर्म करते हो ऑडिट। जब आप क्या करोगे सर? स्टैब्लिश कर रहे हो ऑडिट स्ट्रेटजी, तभी आप क्या कर लेना, मटेरियलिटी एज अ होल डिसाइड कर लेना, ठीक है। जब आप स्टैब्लिश कर रहे हो ऑडिट स्ट्रेटजी, तभी मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कर लेना। लेकिन उसके बाद में सर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आपको लग रहा है कि वो आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजन, तो आप उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर सकते हो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स के लिए, ठीक है। रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। डिटरमाइन कर लो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। भैया आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, उससे आप एसेस करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उसके बाद में अपना फर्दर प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर है, उसका क्या नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगा, किस एक्सटेंट तक परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, समझने के लिए थे, ठीक है। आप बैठ के ना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का सेम टू सेम लाइन रटने मत बैठ जाना।
आपको पता है अमाउंट जो आपने कम सेट किया है, जो आपने मेटेलिटी सेट की उससे कम अमाउंट सेट किया कि भैया जो एग्रीगेट होगा टोटल जो अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का वो मेटेलिटी लेवल को एक्सीड ना करे, इतना आपको समझ में आता है तो बहुत है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के लिए भी आप अलग से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका परफॉर्मेंस मेटेलिटी है। मेटेलिटी जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, ये रीड करके छोड़ देना, इसमें नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर आपने जो मेटेलिटी एज ए होल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की थी, उसके बाद में आपने मेटेलिटी लेवल 30,000 सेट किया, मेटेरियलिटी रिवाइज किए, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी की बात नहीं कर रहा। आपने 50,000 पहले बोला मटेरियल, अब बोल रहे हो नहीं, अपने अपने एग्जांपल में ही चलते हो, 1 लाख ना, पहले मैंने बोला 1 लाख मेरे लिए मटेरियल है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए तो 40,000 भी मटेरियल है। पहले तुमने बोला 1 लाख के नीचे, मैं तो देखते हैं ना इग्नोर, मेरे लिए कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो आपने कहा 40,000 मटेरियल है, तो आपने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया मेटेरियलिटी। तो कोई ऐसे इन इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, सर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके वजह से आपने क्या कर दिया, ऑडिटर ने डिटरमाइन किया डिफरेंट अमाउंट, सर जो आपने क्या मेटेरियलिटी लेवल का मटेरियल का क्या की, मटेरियलिटी जो आपने सेट की थी वो अब डिफरेंट कर दी, मतलब कम, मतलब अलग कर दी। और अगर वो आपने कंक्लूड किया है कि कम मटेरियलिटी, लोअर मटेरियलिटी आपने सेट कर दी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए या फिर डिस्क्लोजर्स के लिए, जो भी आप जिसके लिए मटेरियलिटी आप सेट कर रहे थे, भैया पहले आपने 1 लाख किया, फिर बोला मैंने 40,000 मेरे लिए मटेरियल है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से अगर आपने डिफरेंट अमाउंट आपने जो सेट किए थे पहले उससे आप अपने डिफरेंट अमाउंट सेट कर दिया, और अगर आपने सेट किया है लोअर मटेरियलिटी, तो आपने क्या किया सर, जो आपने पहले इनिशियली डिटरमाइन किया था उससे आपने क्या कर दिया, लोअर मटेरियलिटी सेट कर दिया। तो क्या आपको ये देखना पड़ेगा, क्या मुझे अपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्या मेरे को नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को भी रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या ये नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट अप्रोप्रिएट है, नहीं तो वरना मैं इसको भी चेंजेस करूंगा। वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मेटेलिटी एंड वेदर द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर अभी भी अप्रोप्रिएट है, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो उनको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल। अब बेंचमार्क का कंसेप्ट है, बेंचमार्क में बच्चे फालतू कंफ्यूज होते हैं, सर ये बेंचमार्क का इस्तेमाल करके, बेंचमार्क का इस्तेमाल करके इसमें कुछ परसेंटेज लगा के अपन मेटेरियलिटी निकालते हैं और कुछ नहीं है, मटेरियलिटी निकालते हैं। बेंचमार्क आपका सर सेल भी हो सकता है, मतलब आपका रेवेन्यू, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आप इसके ऊपर कोई भी परसेंटेज लगा दो, ठीक है, कोई भी परसेंटेज लगा के आप बोल दो ये मेरे लिए मटेरियलिटी है, ये मेरे लिए, तो ये इसको बोल सकते हैं बेंचमार्क मटेरियलिटी। आपका बेंचमार्क कोई भी कुछ भी आप बेंचमार्क रख सकते हो, जैसे सेल रख दिया आपने, प्रॉफिट रख दिया आपने, ये जनरली यही होते हैं, सेल या प्रॉफिट का आप कुछ परसेंटेज ले लो और उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि भाई यार सेल का इतना परसेंटेज ये वाली चीज़ है तो मटेरियल होगी ना, प्रॉफिट का इतना परसेंट है, आपने वो परसेंटेज, सर ये 2% 1% आपने कैसे बोला, यार अपना प्रोफेशनल जजमेंट पे ऑडिटर डिसाइड करेगा और उसके हिसाब से अपना मटेरियलिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो बेंचमार्क को यूज करके अपन मेटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जब डिटरमाइन कर रहे हो आप मटेरियलिटी, तो उसमें क्या है सर, एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट की बात है। एक परसेंटेज अप्लाई कर दिया जाएगा टू अ चूजन बेंचमार्क, जैसे कि चूजन बेंचमार्क मतलब जो आपने अगर प्रॉफिट चूज किया या रेवेन्यू चूज किया उसके ऊपर आप परसेंटेज निकाल के डाल लगा के आप मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकते हो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, मेरे लिए ये बेंचमार्क अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सेल वाला अप्रोप्रिएट है कि नहीं, या फिर मैं प्रॉफिट को लूँ, कौन सा अप्रोप्रिएट बेंचमार्क है वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैं मतलब ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा ना ये वाला बेंचमार्क अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड द फॉलोइंग, कि या सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है उनको देखूंगा ना, उसके हिसाब से अपना बेंचमार्क डिसाइड करूंगा। तो एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे एसेट हो, लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो, वो सबको देखूंगा। उसके बाद में अगर एक बात बताओ, आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप बिजनेस है, या फिर आपका नॉर्मल बहुत लंबे समय से लार्ज इंडस्ट्री नॉर्मल है और लंबे समय से लार्ज है, अभी बहुत सालों से चल रहा है, 50-60 साल से, मतलब अच्छा खासा बिजनेस है। एक तो स्टार्टअप के लिए आप सेल्स देखोगे या प्रॉफिट देखोगे, अरे यार स्टार्टअप का प्रॉफिट तो लॉस में ही है, उसका प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा, तो आप सर प्रॉफिट को वहाँ पे कैसे बेंचमार्क रखोगे, नहीं रखोगे, वहाँ पर आप सेल को बेंचमार्क रखोगे। पर आप सर लार्ज इंडस्ट्री में जो पहले से स्टेब्लिश्ड है बहुत समय से, उसमें आप अपने प्रॉफिट को रख सकते हो बेंचमार्क, ठीक है। तो सर क्या कोई ऐसा आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसपे यूजर फोकस करेगा,
तो मैं उसी को बेंचमार्क रखूंगा ना। तो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं जब डिसाइड कर रहा हूँ ये वाला बेंचमार्क मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मैं एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा और ये देखूंगा कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ऐसा आइटम है जिसपे क्या करेंगे, जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना फोकस उस पर देंगे, टेंड्स टू बी फोकस, मतलब यूजर का अटेंशन उस पर फोकस जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 देखो, रिलेटिव वोलेटिलिटी। सर वोलेटिलिटी मतलब सर रिलेटिव वोलेटाइल, क्या सर वो बेंचमार्क है वो ऐसा ऊपर नीचे रहता है, स्टेबल नहीं है। अगर मैं एक बात बताऊं, पिछले साल मेरा प्रॉफिट 5 करोड़, अगली बार 50,000 और अगले साल 5,000 करोड़, ये क्या चल रहा है? बेंचमार्क एकदम इतना स्टेब्लिश, मतलब अभी मैं अगर प्रॉफिट को बेंचमार्क लूं तो कितना ये वोलेटाइल है, मतलब बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर करूंगा ना मैं जब ये डिसाइड करूंगा कि मैं कौन सा बेंचमार्क लिखूं। तो रिलेटिव वोलेटाइल है कि नहीं है बेंचमार्क, ये भी देखूंगा। उसके बाद में सर ये 3 पॉइंट्स, मैं जब अपना बेंचमार्क डिसाइड कर रहा हूँ तो सर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को देखा, उसमें देखा कि क्या ये यूजर्स लोग अपना अटेंशन उस पर दे रहे हैं क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उस आइटम पर अटेंशन दे रहे हैं क्या, और ये वोलेटाइल है क्या बेंचमार्क। तो सर आप बोले नहीं है, बेंचमार्क वोलेटाइल नहीं है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के देखा कि भैया आइटम्स को ऐसा है जो यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर फोकस, मतलब जो यूजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर फोकस करेंगे, और वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क मतलब वो वोलेटाइल है कि नहीं है। तो आपने बोला नहीं है, मतलब सर आप उसमें जब ये डिसाइड कर रहे हो, नहीं का मतलब एन और ओ, एन मतलब नेचर ऑफ द एंटिटी देखो, ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर देखो एंटिटी का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन सा बेंचमार्क मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एलिमेंट्स देख लेना, वॉलेटिलिटी देख लेना, क्या यूजर कोई ऐसा आइटम है जहाँ पर यूजर अपना अटेंशन उस पर फोकस करेगा, या फिर नेचर ऑफ एंटिटी देख लो, का एंटिटी अपने लाइफ साइकिल पर अभी कहाँ पर है, जो अपना लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट के स्टेज होता है, एंटिटी का जो लाइफ साइकिल है वो देखो। एंटिटी कौन से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो फाइनेंस की गई है, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स तो लिख ही दोगे, एलिमेंट्स के बाद में उसमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐसा आइटम है जिस पर यूजर्स ध्यान देगा, और वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, आप ये चीज़ें देख के अब देखना कि ये बेंचमार्क वोलेटाइल है कि नहीं है। सर बेंचमार्क वोलेटाइल नहीं है, तो सर आप क्या बोलोगे, नहीं है तो मतलब नेचर ऑफ द एंटिटी, ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये आपके सारे पॉइंट याद हो गए। आई एम डन विथ ऐसे 320। अब इसको अच्छे से कर लो, इसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।